पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश भर में चर्चा का विषय रही है, लेकिन 2026 का विधानसभा चुनाव बिल्कुल नए और दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। ये चुनाव किसी बड़े नेता के भाषण, किसी नई योजना या रैलियों की भीड़ से तय नहीं होने वाला। इस बार खेल कुछ और है। इस बार बंगाल का पूरा चुनावी गणित सिर्फ एक लिस्ट के इर्द गिर्द घूमने वाला है। आपको पता ही है, हाल ही में 12 राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हुई है। इसके तहत चुनाव आयोग ने एक तरह से वोटर लिस्ट की सफाई की है। इस एक कदम ने बंगाल के सियासी समीकरण में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब जरा इन बड़े आंकड़ों को बहुत ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि यहीं से सारी कहानी बदल रही है। पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 7.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन एसआईआर के बाद मतदाता सूची में से 90 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं, ये कुछ राज्यों की कुल आबादी से भी बड़ा नंबर है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको ये आंकड़े इतनी गहराई से क्यों समझा रही हूं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं कोई राजनीतिक राय या ओपिनियन नहीं देने वाली। मेरा मकसद ये बताना बिल्कुल नहीं है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है या कौन सी पार्टी कमजोर है। आज बात सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध चुनावी गणित पर होगी। हम उस असल डेटा की बात करेंगे जो अक्सर सियासी शोर शराबे में कहीं दब जाता है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि कैसे इन 90 लाख वोटर्स के लिस्ट से बाहर होने के बाद हार और जीत का अंतर कितना कम हो गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब वोट शेयर में सिर्फ 4 से 5% का छोटा सा स्विंग पूरे राज्य का राजनीतिक संतुलन पलट कर रख सकता है। ये 4 से 5% का आंकड़ा सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन ध्रुवीकरण वाले इस राज्य में यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आखिर ये नंबर इतने जादुई क्यों हैं? और बंगाल में वोटर्स के खिसकने का गणित काम कैसे करता है? तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस चुनाव की बेसलाइन को समझना होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार और एकतरफा जीत दर्ज की थी। टीएमसी को पूरे राज्य में 2,87,35,420 वोट मिले थे। अगर वोट शेयर में देखें तो ये करीब 48.15% बनता है, जो काफी बड़ा जनमत था। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी बीजेपी को 2,28,50,710 वोट मिले थे। वोट शेयर के हिसाब से ये कुल वोटों का 38.1% था। तो जरा इन दोनों के बीच के फासले पर गौर कीजिए। टीएमसी और बीजेपी के बीच उस वक्त 58,84,710 वोटों का बहुत बड़ा अंतर था, यानी वोट शेयर में करीब 10% का फासला था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि 10% का अंतर बहुत बड़ा और सुरक्षित होता है। इसी भारी अंतर ने सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को विधानसभा में बहुत ही मजबूत और आरामदायक बहुमत दिलाया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि यह फासला पाटना किसी भी विपक्षी दल के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन राजनीति में तस्वीर कभी एक जैसी नहीं रहती। महज 3 साल बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए तो हवा का रुख थोड़ा बदला हुआ था। इन 3 सालों में जमीन पर बहुत कुछ हुआ और उसका असर ईवीएम पर दिखाई दिया। अब 2024 के आंकड़ों को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से हमारी आज की असल कहानी शुरू होती है। लोकसभा चुनाव आते आते दोनों मुख्य पार्टियों के बीच का वो बड़ा फासला तेजी से सिकुड़ने लगा। 2024 में टीएमसी का वोट थोड़ा घटकर 2,76,74,133 पर आ गया। प्रतिशत में यह आंकड़ा 46.2% रहा। वहीं बीजेपी का वोट बैंक थोड़ा बढ़कर 2,34,31,081 वोट हो गया, यानी करीब 39.1%। अब अगर हम इन दोनों पार्टियों के बीच के अंतर को देखें तो ये घटकर सिर्फ 42,43,053 वोट रह गया। जो फासला 2021 में 10% का था, वो अब सिकुड़कर 7% के आसपास आ गया। इन आंकड़ों का मतलब बहुत साफ है। सीधे सीधे नंबरों में बात करें तो 2021 की तुलना में टीएमसी और बीजेपी के बीच की दूरी 16 लाख से भी ज्यादा वोटों से कम हो गई। सिर्फ 3 साल के अंदर 16 लाख वोटों का फासला कम होना कोई छोटी बात नहीं है। यह इस बात का एकदम पक्का और ठोस सबूत है कि बंगाल में अब मुकाबला एक तरफा नहीं रहा और द्विपक्षीय संघर्ष में बदल चुका है।
बाकी छोटे दल अब तस्वीर से लगभग बाहर हैं और एक एक वोट की कीमत बहुत बढ़ गई है। अब एक तरफ दोनों पार्टियों के बीच फासला कम हो रहा है और ठीक इसी समय चुनाव आयोग ने लिस्ट से 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए हैं। अब आप खुद सोचिए, जब हार जीत का अंतर सिर्फ 42 लाख वोटों का बचा हो और अचानक 90 लाख वोटर सिस्टम से बाहर हो जाएं तो क्या होगा? सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देती हूं, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ईवीएम में 90 लाख वोट कम पड़ने वाले हैं। चुनावी गणित इस तरह से काम नहीं करता। इसका अपना एक अलग फॉर्मूला है और उसे समझने के लिए हमें बंगाल के वोटिंग पैटर्न्स को देखना होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहे कोई भी हो, औसतन 80% के आसपास भारी मतदान होता है। बंगाल के लोग वोट डालने के मामले में हमेशा बहुत आगे रहते हैं और ये ट्रेंड दशकों से चलता आ रहा है। अब इसी 80% वाले औसत फॉर्मूले को हम एसआईआर में हटाए गए 90 लाख वोटर्स पर लागू करते हैं। अगर ये 90 लाख लोग वोटर लिस्ट में बने रहते तो पुराने ट्रेंड के हिसाब से इनमें से करीब 80% यानी 72 लाख लोग अपना वोट डालने पोलिंग बूथ तक जरूर जाते। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के कारण 2026 के विधानसभा चुनाव में लगभग 72 लाख वोट कम पड़ने वाले हैं। सारा खेल यहीं से शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 72 लाख वोटों का नुकसान आखिर किस पार्टी को उठाना पड़ेगा? राजनीतिक विश्लेषण में नुकसान भी अक्सर उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में किसी पार्टी का वोट शेयर होता है। इसलिए इसका हिसाब हम 2024 के वोट शेयर के आधार पर ही लगाएंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन एकदम सटीक रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 46% वोट मिले थे। अगर हम इन 72 लाख गायब वोटों में से 46% हिस्सा निकाल लें तो टीएमसी को सीधे सीधे 33,12,000 वोटों का नुकसान होते दिख रहा है। ये बहुत बड़ा डेंट है। दूसरी तरफ उसी चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 39% था। इसी गणित और इसी फॉर्मूले के हिसाब से उन 72 लाख में से बीजेपी के खाते से भी करीब 28,08,000 वोट कम हो जाएंगे। दोनों ही मुख्य पार्टियों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन असली तस्वीर इस नुकसान में नहीं बल्कि इसके बाद बचने वाले कुल वोटों में छुपी है। अब 2024 के असल नतीजों में से इस नए नुकसान को घटाकर देखते हैं। 2024 में टीएमसी के पास कुल 2,76,74,133 वोट थे। इनमें से अगर हम 33,12,000 वोट घटा दें तो टीएमसी का नया और संशोधित आंकड़ा 2,43,62,133 पर आ जाता है। अब बीजेपी के आंकड़ों को देखते हैं। उनके 2,34,31,081 वोटों में से अगर 28,08,000 वोट कम कर दें तो उनका नया आंकड़ा 2,06,23,081 वोटों पर आकर टिकता है। अब इन दोनों नए आंकड़ों के बीच के फासले पर गौर कीजिए। दोनों पार्टियों के बीच का जो अंतर 2024 में 42,43,000 से ज्यादा था, वो अब 37,39,052 वोटों का रह गया है। यानी बिना एक भी वोट पड़े हार जीत का अंतर सीधे सीधे 5 लाख वोटों से कम हो गया। इतने कड़े और ध्रुवीकरण वाले चुनाव में 5 लाख वोटों का मार्जिन कम होना बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। ये नए आंकड़े बता रहे हैं कि 2026 की लड़ाई कितनी कांटे की होने वाली है। हार और जीत का फासला अब इतना कम हो चुका है कि एक हल्का सा धक्का भी बाजी पलट सकता है और राजनीतिक भाषा में इस धक्के को स्विंग वोट्स कहा जाता है। चुनाव में स्विंग को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। जब दो पार्टियों के बीच मार्जिन पहले ही इतना सिमट चुका हो तो कोई बड़ा उलटफेर करने के लिए भारी राजनीतिक आंधी की जरूरत नहीं पड़ती। हवा का थोड़ा सा रुख बदलना ही काफी होता है। राजनीति में स्विंग का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। इसका असर सिर्फ एक तरफा नहीं होता। जब कोई वोटर एक खेमा छोड़कर मुख्य प्रतिद्वंदी के पाले में जाता है तो वो हार जीत के फासले को दोगुनी तेजी से कम कर रहा होता है। एक पार्टी का एक वोट घटता है और दूसरी का बढ़ जाता है। मान लीजिए इस बार के चुनाव में टीएमसी के 25 लाख वोटर अपना मन बदल लेते हैं किसी भी वजह से। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो होती है एंटी इनकम्बेंसी, जो सरकार चली आ रही है उसके खिलाफ एक सेंटिमेंट होता है। दूसरे, हाल के कुछ घटनाओं ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को बहुत हवा दी है। तो मतलब कोई भी मुद्दा मान लें, अगर ऐसा होता है कि अगर ये 25 लाख मतदाता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में चले जाते हैं तो क्या होगा? आइए इस आंकड़े को भी कैलकुलेटर पर रखकर देखते हैं। हमारे पिछले गणित के मुताबिक एसआईआर के बाद टीएमसी के पास 2,43,62,133 वोट बचे थे। इनमें से अगर हम इन 25 लाख खिसके हुए वोटों को घटा दें तो सत्ताधारी पार्टी का ग्राफ नीचे गिरकर
2,18,62,133 पर आ जाता है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यही वोट जब विपक्षी दल के खाते में जुड़ेंगे तो क्या होगा? वोटर लिस्ट में छंटनी के बाद बीजेपी के पास 2,06,23,081 वोट बचे थे। अब इसमें 25 लाख नए वोट मिलते ही उनका कुल आंकड़ा उछलकर 2,31,23,081 तक पहुंच जाएगा। अब जरा इन दोनों नए नंबर्स की तुलना करके देखिए। जो बीजेपी कुछ देर पहले तक आंकड़ों में पीछे चल रही थी, वो इस नए सिनेरियो में करीब 12,60,000 वोटों की मजबूत बढ़त बना लेती है। सिर्फ 25 लाख वोटों के इधर से उधर होने पर बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। यहां आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, बंगाल जैसे बड़े राज्य में क्या 25 लाख लोगों का रातों रात मन बदलना संभव है? तो आम नजरिए से देखें तो 25 लाख बहुत बड़ा नंबर है, मगर चुनावी चश्मे से देखने पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। चलिए इसे प्रतिशत की भाषा में डिकोड करते हैं। 2025 में पश्चिम बंगाल में करीब 7.5 करोड़ वोटर थे। अब लिस्ट से 90 लाख नाम कटने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या करीब 6,60,00,000 रह गई है। अगर हम वोटिंग के उसी 80% वाले ऐतिहासिक ट्रेंड को पैमाना माने तो राज्य भर की ईवीएम में करीब 5,28,00,000 वोट दर्ज होंगे। अब आप 5,28,00,000 के कुल मतदान में से उन 25 लाख वोटों का प्रतिशत निकालिए। गणित आपको बताएगा कि हिस्सा महज 4.73% होता है। इसे आसान शब्दों में समझें तो पूरे बंगाल में सिर्फ 4.5 से 5% मतदाताओं का मूड बदलना चुनावी नतीजे पलटने का दम रखता है। 5% का बदलाव चुनावी इतिहास में कोई अजूबा नहीं माना जाता। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार बीजेपी के लिए चुनौती और भी छोटी हो सकती है, क्योंकि बंगाल के मैदान में एक और खिलाड़ी है जो लगातार ढलान पर है, वामपंथी दल। बंगाल के सियासी ड्रामे में एक वक्त ऐसा भी था जब वामपंथी दल एक छत्र राज करते थे, लेकिन आज उसी लेफ्ट का खिसकता हुआ वोट बैंक इस चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बन गया है। अगर बंगाल के ग्रामीण इलाके की जमीनी हकीकत टटोली जाए तो स्थिति काफी बदली हुई नजर आती है। फील्ड रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वामपंथियों का वोट शेयर अभी अपने सबसे निचले स्तर पर नहीं पहुंचा है। इसमें कम से कम 2% की और गिरावट आने की पूरी गुंजाइश है। अगर यह अनुमान सच साबित होता है तो राज्य भर में लेफ्ट का कुल वोट सिमटकर करीब 4% के आसपास रह जाएगा। 2% की गिरावट देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन जब हार जीत का मार्जिन पहले से ही कम हो तो ये टूटे हुए वोट किस तरफ जाएंगे, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। इतिहास के पन्ने पलटें तो एक दौर वो भी था जब वाम मोर्चा सरकार के पतन के बाद उनका बड़ा वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस की तरफ मुड़ गया था। उस वक्त माहौल अलग था, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात और वोटर्स का मिजाज उस पुराने ढर्रे से काफी अलग दिखाई दे रहा है। इस बार संभावना यही है कि लेफ्ट का यह बचा हुआ वोट टीएमसी के बजाय विपक्षी खेमे यानी बीजेपी की ओर शिफ्ट होगा। इसके पीछे कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि दो बड़े ढांचागत कारण हैं। पहला कारण है लेफ्ट का संगठनात्मक पतन, जो ग्रामीण बंगाल में अब साफ दिखने लगा है। एक जमाने में अपने मजबूत काडर के लिए पहचानी जाने वाली पार्टी के पास अब गांव में वो पुराना ढांचा नहीं बचा है। उनके जो पारंपरिक समर्थक गांव में बचे हैं, वो खुद को बिना किसी स्थानीय नेतृत्व के अकेला महसूस करते हैं। ऐसे में वो मजबूत राजनीतिक छतरी की तलाश में है। दूसरा बड़ा कारण है कुछ खास इलाकों में तेजी से बदलता सामाजिक समीकरण। राज्य के जिन जिलों में बीजेपी ने अपना आधार पहले से मजबूत कर लिया है, वहां हिंदू मतदाताओं की लामबंदी काफी बढ़ गई है। इन इलाकों में लेफ्ट का बचा हुआ वोटर भी इसी बदलाव के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस ट्रेंड को फिर से कैलकुलेटर पर रखकर देखिए। अगर वामपंथी जनाधार का 2% वोट खिसककर बीजेपी की झोली में चला जाता है तो चुनावी गणित फिर नया रूप ले लेता है। सत्ता तक पहुंचने का फासला अचानक और छोटा हो जाता है। अब नए सिनेरियो में बीजेपी को टीएमसी के वोट बैंक से 4 से 5% स्विंग की दरकार नहीं रहेगी। लेफ्ट से मिले बोनस के बाद उन्हें सत्ताधारी पार्टी के खाते से महज 2.5 से 3% वोटों को ही अपने पाले में लाना होगा। ये सेंधमारी किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन बंगाल का चुनावी अखाड़ा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ बात केवल इसकी नहीं होती कि आपको कितने प्रतिशत वोट मिले, बल्कि ये भी मायने रखता है कि वो वोट राज्य के किस इलाके में पड़े हैं। बंगाल के परिदृश्य में यही बात इस पूरे गणित का सबसे दिलचस्प पहलू बन जाती है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के समीकरण को ध्यान से देखें तो बहुत अलग तस्वीर उभरती है। राज्य में करीब 74 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक आबादी 40 से लेकर 90% तक है।
इन इलाकों में टीएमसी का वोट बैंक बहुत ज्यादा एकजुट और एक ही जगह केंद्रित है। लेकिन इस मजबूती के साथ बड़ी तकनीकी बंदिशें भी जुड़ी हैं। जब कोई उम्मीदवार किसी सीट पर जीत के लिए जरूरी मार्जिन हासिल कर लेता है तो उसके ऊपर मिलने वाला हर एक वोट सिर्फ अतिरिक्त वोट बनकर रह जाता है। वो वोट आपके कुल प्रतिशत को तो बढ़ाएगा, लेकिन विधानसभा के अंदर आपकी सीटों की संख्या में कोई इजाफा नहीं करेगा। इस सरप्लस वोट की उलझन के अलावा सत्ताधारी खेमे के सामने इस बार कुछ नई और जमीनी चुनौतियां भी खड़ी हैं। 15 साल तक सरकार में रहने के बाद सत्ता विरोधी लहर का असर धीरे धीरे दिखने लगा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एंटी इनकम्बेंसी कॉमन होती है। कभी पूरी तरह से एकजुट रहने वाले मुस्लिम वोट बैंक के कुछ हिस्सों में भी अब हल्की दरारें महसूस की जा रही हैं। इसमें बड़ा रोल हुमायूं कबीर और ओवैसी का भी है। इसके अलावा महिला मतदाताओं और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच भी एक तरह की अस्थिरता नजर आ रही है। बंगाल की राजनीति में महिलाओं का वोट हमेशा से मजबूत और वफादार स्तंभ रहा है। अगर इन अहम वोटर वर्गों में कोई मामूली सा बदलाव भी आता है तो उसका असर पार्टी के केंद्रित वोट बैंक पर पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हाल की कुछ घटनाओं के बाद महिला सुरक्षा पर एक सवालिया निशान लग चुका है बंगाल में। दूसरी तरफ विपक्षी दल का चुनावी ढांचा बिल्कुल अलग तरह से काम कर रहा है। बीजेपी का समर्थन करने वाला हिंदू मतदाता किसी एक खास इलाके में सिमटा हुआ नहीं है। ये जनाधार पूरे राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में काफी व्यापक रूप से फैला हुआ है। फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली में इस तरह के फैलाव का बड़ा रणनीतिक फायदा मिलता है। इस प्रणाली का नियम है कि जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लाएगा, जीत उसी की होगी, चाहे अंतर 1 वोट का हो या 1 लाख का। ऐसे में अगर आपके समर्थक पूरे राज्य में दूर दूर तक फैले हुए हैं तो आप कम प्रतिशत के साथ भी ज्यादा सीटों पर कब्जा जमा सकते हैं। वोटों के फैलाव का यह फॉर्मूला जीत की राह को थोड़ा आसान बना देता है। इसे समझने के लिए हमें कोई किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण ही काफी है। उस चुनाव में बीजेपी को पूरे राज्य में करीब 41% वोट मिले थे, लेकिन अपने इसी फैले हुए जनाधार की बदौलत पार्टी 42 में से 18 सीटों पर शानदार जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। ये वोटों को सीटों में बदलने की उस रफ्तार का सबसे सटीक उदाहरण है। अब इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली बात यह कि 2021 से 2024 के बीच टीएमसी और बीजेपी के बीच का जो फासला 10% हुआ करता था, वो अब 7% पर आ गया है। दूसरी बात है अपडेटेड वोटर लिस्ट। एसआईआर के बाद 90 लाख नामों के कटने से टक्कर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ी हो गई है। और तीसरी सबसे अहम बात कि अब सत्ता बदलने के लिए किसी बड़े राजनीतिक चमत्कार की जरूरत नहीं है। महज 2.5 से 3% का स्विंग राज्य का ताज किसी और के सिर सजा सकता है। पश्चिम बंगाल हमेशा से अपने अत्यधिक ध्रुवीकरण के लिए जाना जाता है। आने वाले चुनाव में करीब 5 करोड़ 28 लाख वोट पड़ने की उम्मीद है। इतने बड़े मतदान वाले राज्य में इस बार हार जीत किसी बड़ी राजनीतिक लहर से तय नहीं होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था, 2026 का असली फैसला कुछ प्रतिशत अंकों और कुछ लाख वोटों के उसी बारीक माइक्रो शिफ्ट से होने वाला है जिसकी गहराई में आज हम लोग गए और समझने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से ममता दीदी सत्ता में वापस आएंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।